नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार मेरे सभी साथियों का। जैसा आप थंबनेल में देखे हैं, 4 मार्क्स का जो पोर्शन है योगा, खेल एवं शिक्षा, फिर एक टॉपिक है मूल शिक्षा। मूल शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक अधिनियम, शैक्षणिक योजना और छात्रावास प्रबंधन, ये सारे टॉपिक्स हैं दिए गए। छात्रावास प्रबंधन, खेल एवं शिक्षा और योगा, इससे रिलेटेड हम 150-200 MCQ पहले से करके डाल चुके हैं यूट्यूब पर। अभी जो मूल शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा पहला पाठ है, इनोवेशन है, नवाचार है, शैक्षणिक अधिनियम और शैक्षणिक योजना, इस सब का कंबाइन हम 50 MCQ लेकर आ रहे हैं। तो ये 50 MCQs आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो लाइन से हम 50 MCQ सॉल्व करेंगे। मैं इसको बहुत ही कम समय में तैयार करा रहा हूँ, आपको केवल आंसर बता रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। ठीक, और भी दूसरे वीडियोज़ में एक्सप्लेनेशन बहुत सारे हैं तो लंबा समय हो जाता है, इसलिए सिर्फ मैं आंसर बताऊँगा। ठीक, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो मैं थ्योरी वाले पार्ट में बता चुका हूँ। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। और ध्यान रखना, टेलीग्राम अभी कुछ दिनों के लिए है, हो सकता है ये बंद हो जाए, इसके पीछे कहानी चल रही है। टेलीग्राम कुछ समय में बंद हो जाएगा, तो हमारा व्हाट्सएप चैनल आप जरूर ज्वाइन करेंगे, वो भी इसी नाम से है। टेलीग्राम में लिंक भी मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। चलो, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तित्व का समग्र विकास। इस पॉइंट को रट लेना। शिक्षा का उद्देश्य केवल और केवल रोजगार प्राप्त करना नहीं है, धन अर्जित करना नहीं है, जानकारी प्राप्त नहीं करना है, व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सब। प्राथमिक शिक्षा किस आयु समूह के लिए है? तो ये 6 से 14 साल के लिए प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE कब लागू हुआ? तो यहाँ पे मैं देखो, कुछ बच्चे यहाँ पे 2009 टिक कर देंगे, लेकिन इसका पूरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 86th अमेंडमेंट 2002, इसके तहत हमारे संविधान में भाग 3 में पार्ट 3 भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है, इसके अंतर्गत 21A में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बताया गया। आगे चल के इस संबंध में एक नियम पास हुआ, RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। RTE एक्ट का नाम 2009 है, लेकिन अगर ये लागू कब हुआ पूछा जाए तो ये लागू हुआ है 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा तीसरे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन सी। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पर बात करते हैं, शिक्षा का कौन सा प्रकार अनौपचारिक होता है? शिक्षा का कौन सा प्रकार अनौपचारिक होता है? तो देखो, जब हम शिक्षा के बारे में पढ़े थे तो 3 प्रकार की शिक्षा देखे थे। एक औपचारिक जो केवल स्कूल कॉलेज में हमको मिले, एक अनौपचारिक जो हमको समाज से शिक्षा मिले, ठीक, और एक होता है गैर औपचारिक, नॉन फॉर्मल। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों का मिश्रण होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि जो शिक्षा का कौन सा प्रकार अनौपचारिक होता है? अनौपचारिक। अच्छा, तो अनौपचारिक पूछा हुआ, तो औपचारिक वाले में पूछता तो स्कूल शिक्षा आ जाता, बट ये अनौपचारिक पूछा हुआ है, ये गैर औपचारिक शिक्षा आएगा, क्योंकि अनौपचारिक में दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, अगर ये औपचारिक बोलता तो औपचारिक में तकनीकी शिक्षा और ये उच्च शिक्षा, मतलब ये किसी संस्थान में दिए जाएंगे, ये आ जाता। ठीक है, लेकिन ये अनौपचारिक बोला है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा गैर औपचारिक शिक्षा।
आगे बात करते हैं सर्व शिक्षा अभियान। एक और नाम याद रखना, समग्र शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यह है कि सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए ताकि उनका समग्र विकास हो सके। तो पांचवें क्वेश्चन का ऑप्शन है बी। तो ये शिक्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, ये इनोवेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आगे चल के पूरा मिक्स मिलेंगे आपको। शिक्षा में नवाचार का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में सुधार और नई विधियों का प्रयोग। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी है, शिक्षा में सुधार और नई विधियों का प्रयोग। नवाचार, इनोवेशन कहने का तात्पर्य है कि जो पुरानी शिक्षण पद्धति थी, जो पुराना टीचिंग मेथड्स था, उसको हटाकर एक नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षित करें। जितने भी इनोवेशंस हुए, जितने भी टेक्नोलॉजीज आई हैं, उनका उपयोग हम शिक्षा में करें ताकि बच्चों की रुचि जग सके, बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया जा सके पढ़ाई के प्रति। ठीक है, तो शिक्षा में सुधार और नई विधियों का प्रयोग। शिक्षा में फ्लिप्ड क्लासरूम का क्या अर्थ है? देखो, फ्लिप्ड क्लासरूम बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है। फ्लिप्ड क्लासरूम, ये फ्लिप्ड क्लासरूम का मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं। फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट बताता हूं। आमतौर पे हम कहां पढ़ते हैं? स्कूल में पढ़ते हैं और घर में जाके मस्ती करते हैं। इस फ्लिप्ड क्लासरूम में, फ्लिप करना मतलब बदल देना, ऐसा। ठीक है, फ्लिप द कॉइन। तो फ्लिप्ड क्लासरूम के कंसेप्ट में बच्चा पढ़ाई करेगा कहां? स्कूल में नहीं, घर में। घर में पढ़ाई करेगा और स्कूल में क्या करेगा? तो स्कूल में एक्टिविटी करेगा, प्रैक्टिकल करेगा। जो पढ़ के आया उसको प्रैक्टिकल करेगा। कहां? स्कूल में। कहां? स्कूल में। पढ़ाई घर में करेगा और प्रैक्टिकल करेगा स्कूल में। ठीक है, तो सातवां का ऑप्शन क्या हो जाएगा? छात्र घर पर पढ़ाई करते हैं और कक्षा में व्यवहारिक कार्य करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, ये कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है। आजकल हर किसी के घर में मोबाइल है, घर में। तो मान के चलो टीचर ने प्री रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करा दिया बच्चों को, बोले कि भैया इसको तुम घर में देख के आना और यहाँ आके तुम क्वेश्चन सॉल्व करना, यहाँ आके तुम परफॉर्म करना। ठीक, तो ये है फ्लिप्ड क्लासरूम का कंसेप्ट। ब्लेंडेड लर्निंग किसका मिश्रण है? तो ब्लेंड का मतलब ही होता है मिश्रण, मिक्स करना, ब्लेंड। तो ब्लेंडेड लर्निंग किसका मिश्रण है? ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में जो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसी को हम लोग ब्लेंडेड लर्निंग कहते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षा में MOOC का क्या अर्थ है? तो ये इसको ध्यान रखेंगे। शिक्षा में MOOC का अर्थ है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है, किसका? MOOC का। ठीक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स इसका फुल फॉर्म है। शिक्षा में तकनीकी नवाचार का एक उदाहरण क्या है? देखो, पहले हमारे कंसेप्ट में ब्लैक बोर्ड हुआ करता था, व्हाइट बोर्ड हुआ करता था, पेंसिल, चौक, ग्रीन बोर्ड, ये सब होता था। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसको इंटरेक्टिव पैनल बोलते हैं, यही स्मार्ट बोर्ड है, यही डिजिटल बोर्ड है। तो शिक्षा में तकनीकी नवाचार का एक उदाहरण ये स्मार्ट बोर्ड हो गया। जी बिल्कुल, ये तो सबसे बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, अब कुछ शैक्षणिक योजना संबंधी हम लोग प्रश्न देखेंगे और ऐसी सारे मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? मैं इस पर अपने 30 डेज क्रैश कोर्स में विस्तार से बात किया हूँ। 30 डेज क्रैश कोर्स में एकदम डिटेल में चर्चा किया हूँ, सारे बाल मनोविज्ञान के चैप्टर्स पढ़ाया है मैंने। ठीक है, और क्या कवर कराया है? तो आपको योगा, शिक्षा, छात्रावास प्रबंधन, ये सारी चीज़ें उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में कवर कराई हैं। NEP 2020, RTE, ये सारे पार्ट्स पढ़ाए हैं। 30 डेज क्रैश कोर्स में देख लीजिए या 1000 MCQ सीरीज में देख लीजिए। बाल मनोविज्ञान और शिक्षा वाले पार्ट 14 मार्क्स का 1000 MCQ लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकें। तो उसको देखिएगा, डिटेल में पढ़िएगा, है ना। तो ये शैक्षिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP बोलते हैं इसको, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। और इसको सपोर्ट करने के लिए एक NCF 2023 भी आया है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा में समग्र सुधार और नवाचार, यही इसका उद्देश्य है। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? तो मिड डे मील योजना का उद्देश्य है छात्रों को पोषक आहार प्रदान करना। ठीक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में कुछ और होता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किसके लिए है? तो ये बालिकाओं के लिए है। किसके लिए है? बालिकाओं के लिए, ध्यान रखेगा, है ना।
शिक्षा में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सामग्री के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। जरूरी नहीं लाइब्रेरी में ऑफलाइन किताबें हों, आप उसी से ही पढ़ें। आजकल ई बुक का कंसेप्ट आता है, ऑनलाइन बुक का कंसेप्ट आता है, तो डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना डिजिटल लाइब्रेरी में। ठीक, तो 14 का बी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्गों के बच्चों को शामिल करता है? तो ये 6 से 14 साल के बच्चों को शामिल करता है। और एनईपी 2020 इस बात पर जोर देता है कि ये जो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को मिल रही है, अब वो 3 से 18 साल के बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इस बात को आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में मैंने कवर भी कराया है। 6 से 14 साल की जगह को क्या करने की प्रयास किया जा रहा है? 3 से 18 साल करने का प्रयास किया जा रहा है एनईपी 2020 के तहत। ठीक है, उसमें जो बातें बताई गई हैं, तो ये 6 से 14 साल के लिए है। ठीक, शिक्षक अधिकार अधिनियम नाम क्या है पूरा? आरटीई एक्ट 2009, लेकिन लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ है। कुछ शैक्षणिक अधिनियम भी देख लेते हैं, अभी हम इस पर बात कर रहे थे। शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटीई किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो ये आता है 21A। देखो संविधान में आप कहीं पे भी कैपिटल ABCD देखोगे, इसका ये अर्थ होता है कि ये बाद में जुड़ा हुआ है, मूल संविधान में नहीं था। तो 21A शिक्षा का अधिकार बाद में जोड़ा गया है। समझ आई बात? बाद में जोड़ा गया है। और कौन से बाद में? तो 86वें संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट 2002, 86th अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया है। ठीक है, आरटीई का नाम क्या है? 2009 नाम है। बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम। ठीक है, जो बाल श्रम निषेध है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, यह अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये बाल मजदूरी की रोकथाम से संबंधित है। जब लेबर इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था, इसके लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे, विस्तार में हम चर्चा किए हुए हैं। हो सकता है यूट्यूब पे पुराने वीडियोस भी दिए गए हों, बट हमारा उतना डिटेल में पढ़ने का काम नहीं है। बस याद रखना है बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए। बोले सर ये लेबर वाला पार्ट इधर कैसे आ जा रहा है? आना जरूरी है, क्योंकि बच्चे पढ़ने के बजाय मजदूरी करने चल दे रहे हैं, तो ये योजना भी शामिल होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए योजना लाया गया है। तो बाल मजदूरी की रोकथाम 17 का बी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम में क्या शामिल नहीं है? तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तो है ही, परीक्षा प्रणाली है ही, बाल श्रम की अनुमति, बाल श्रम की अनुमति, ये बाल श्रम करने की अनुमति, ये चीज शामिल नहीं है। इसमें कोई भी प्रकार की ऐसी अनुमति नहीं दी गई है। ठीक है, बाकी सारी परीक्षा प्रणाली, छात्रों का नामांकन, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये सारी चीजें शामिल है। ठीक है, समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा में समग्र सुधार और समावेशीकरण, इंक्लूसिवनेस। भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? लागू हुआ वाले में 2010, और नाम क्या है पूछे तो 2009। तो इसका ऑप्शन क्या है? सी है इसका ऑप्शन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा के कितने चरण हैं? ये मैं आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों से जानना चाहूँगा। एनईपी 2020, एनईपी मेरे वीडियोस देखे होंगे, तो एनईपी 2020 में कितने शिक्षा के कितने चरण हैं, ये मुझे बताएंगे। कितने स्टेजेस हैं, 4 है कि 5 है? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, और हर किसी को जवाब देना है। और इंतजार मत कीजिए वीडियो खत्म होने का, आप तुरंत जवाब दीजिए। ठीक है, नहीं मालूम है तो ढूंढ के जवाब दीजिए। उससे होगा ये कि जो आप ढूंढेंगे इस सवाल को जानने के लिए, इस सवाल के जवाब को जानने के लिए, वो हमेशा आपको परमानेंट याद रह जाएगा। ठीक है, ना केवल ये पॉइंट बल्कि उसके आगे पीछे पॉइंट भी। तो कमेंट करना अनिवार्य है। ठीक, चलो, समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सभी स्तरों पर शिक्षा का एकीकरण, केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा की गुणवत्ता में कमी लाना। गुणवत्ता में कमी लाना नहीं है, बढ़ाना है, निजीकरण नहीं है भैया, प्राइवेट के हाथों में नहीं देना है। केवल उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने का नहीं है, सभी स्तरों पर शिक्षा का एकीकरण है। तो समग्र शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है सभी स्तरों पर शिक्षा का एकीकरण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? तो 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 प्रणाली में बदलना। और ये देख के आपको क्वेश्चंस का आइडिया भी मिल जाएगा कि पुराने सवाल का जवाब क्या है। तो ये जो 10+2 है, बोले सर नहीं तो हमारे तक तो अभी तक चल ही रहा है। तो ये भी ग्राउंड रियलिटी में काफ़ी हद तक लागू नहीं हो पाया है। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? तो 10+2 प्रणाली को 5+3+3+4 प्रणाली में बदलना। ठीक, तो मुझे याद से बताएंगे एनईपी के 4 स्टेज शिक्षा के। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में किस प्रकार की शिक्षा का प्रावधान है? तो देखो, औपचारिक और अनिवार्य, औपचारिक और अनिवार्य, फ्री एंड कंपलसरी
शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक बाल अवस्था देखभाल और शिक्षा ECCE का उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो ये है केवल खेलकूद नहीं, सिर्फ पढ़ाई नहीं, केवल भाषा कौशल, बच्चों का समग्र विकास। मैं आपको बता देता हूं, कभी कभार कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसके आंसर आपको नहीं मालूम होंगे, लेकिन कुछ क्लूज होते हैं जिसके माध्यम से आप आंसर तक करीब पहुंच जाओगे उसके। जैसे कोई भी नेगेटिव ऑप्शन आंसर नहीं होता, कई बार बता चुका हूं मेरे ऑब्जेक्टिव सीरीज में। और केवल वाले ऑप्शन भी आंसर नहीं होते, केवल ये, क्योंकि ये भी नेगेटिविटी को दर्शाता है। तो अगर इसी में ही मैं बात करूं, केवल खेलकूद, केवल पढ़ाई, केवल भाषा, ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, एक ही बच रहा है, बच्चों का समग्र विकास। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई अगर पूछा जाए तो सर्व शिक्षा अभियान की हुई 2001 में। ठीक है, क्या याद रखेंगे? 2001 में हुई। किसमें? 2001 में हुई। बालिका शिक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बालिका शिक्षा योजना बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना, नाम से क्लियर है। शिक्षा में समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? तो समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है, समावेशी शिक्षा का मतलब है कि सबको साथ लेकर चलना, भले ही किसी की बुद्धि कम हो, ज्यादा हो, कोई विकलांग हो, कोई शरीर से हष्ट-पुष्ट हो, कैसा भी बच्चा हो। समावेशी शिक्षा ये बोलता है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबका एक साथ विकास करना है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सबको समान अवसर देना है। तो शिक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा की भाषा नीति क्या है? तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई देना, क्योंकि बच्चा अपना क्षेत्रीय भाषा पहले सीखता है, अपनी मातृभाषा पहले सीखता है। उसको बचपन से ही हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं तो दिक्कत है। तो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए उसको शिक्षा देने की। तो 29 का ये भी ऑप्शन याद रखेंगे। शिक्षा में आजीवन सीखना, लाइफ लॉन्ग लर्निंग क्या कहलाता है? तो देखो, ये जीवन भर सीखने की प्रक्रिया है आजीवन सीखना। ठीक है, जब हम बात करते हैं औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की, फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन, या नैरो कंसेप्ट या ब्रॉड कंसेप्ट की बात करें तो याद रखना, जो औपचारिक शिक्षा है वो बोलता है कि केवल और केवल स्कूल कॉलेज में ही शिक्षा प्राप्त होती है, लेकिन जो ब्रॉड मीनिंग है वो बोलता है कि उसके बाहर भी शिक्षा प्राप्त की जाती है। और उसका कंसेप्ट है गर्भ से लेके कब्र तक। तो गर्भ से लेके कब्र तक कहने का तात्पर्य है कि जब तक ना मर जाए इंसान, है ना, तब तक सीखते रहेगा। तो जीवन भर सीखने की प्रक्रिया। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का मुख्य कार्य क्या होता है? तो NCERT की किताबें आप देखते हो, पढ़ते हो, तो इसका काम है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का विकास, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक का विकास। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में सुधार करना। नवाचार के तहत शिक्षा में खेल कूद का क्या महत्व है? तो देखो, इनोवेशन में पहले ऐसा था कि खेल को महत्व नहीं दिया जाता था, बच्चे खेल रहे हैं तो उसको डांट दिया जाता था, लेकिन खेल कूद करने से रिसर्चर ने पाया कि बच्चा और तेज होता है, बच्चे की मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो भैया, ये शिक्षा में खेल कूद शामिल करने का क्या महत्व है? शारीरिक स्वास्थ्य और टीम वर्क को बढ़ावा देना। शिक्षा में अनुभवात्मक अधिगम, एक्सपीरियंशियल लर्निंग का क्या मतलब है? तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग नाम से क्लियर है कि वास्तविक अनुभव से सीखना, वास्तविक अनुभव से सीखना। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बोल रहा हूँ कि आप एक पौधा लगाइए, पौधा लगाइए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि आप पौधा लगाइए। जब वो पौधा लगाने जाएगा, जब उसमें मिट्टी डालेगा, पानी डालेगा, धीरे धीरे उसको बढ़ते हुए देखेगा, ऑटोमेटिक वो अनुभव कर करके सीखेगा कि एक लिविंग बीइंग कैसे ग्रो करता है। ठीक है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से, वो अनुभव करके सीखेगा। इसी को ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं। शिक्षा में बाल केंद्रित दृष्टिकोण का क्या उद्देश्य है? देखो, अब जो हमारा एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड हो चुका है, बाल केंद्रित हो चुका है। बाल केंद्रित कहने का तात्पर्य है कि बच्चा सर्वोपरि है, बच्चा भगवान है मान के चलो। ठीक है, अब उस भगवान की जैसी इच्छा हमको वैसे पढ़ाना पड़ेगा। बच्चे को सुन के याद हो रहा है तो उसको सुनाओ, बच्चे को देख के याद हो रहा है उसको दिखाओ, बच्चे को बोल के याद हो रहा है तो बच्चे को बुलवाओ, उदाहरण से याद हो रहा है उदाहरण दो, प्रैक्टिकल करके तो प्रैक्टिकल कराओ, बच्चा जैसे सीखे। तो बच्चे की जरूरत और रुचियों पर ध्यान केंद्रित करना ही बाल केंद्रित दृष्टिकोण कहलाता है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद NAAC किससे संबंध है? तो ये संबंध है उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, तीसरे क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान NIT का मुख्य कार्य क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मुख्य कार्य क्या है? तो नाम से ही क्लियर है, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन इसका, तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। इसका क्या उद्देश्य है? तकनीकी शिक्षा प्रदान करना। 38वें क्वेश्चन की बात करते हैं, शिक्षा में उपलब्धि अंतराल अचीवमेंट गैप क्या होता है? तो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों में अंतर। शिक्षा में सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का महत्व क्या है? तो इसका मतलब है सह पाठ्यक्रम छात्रों के समग्र विकास के लिए, ठीक है, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों का मतलब। शिक्षा नीति 2020 में बहुविषयक शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करना। बहुविषयक शिक्षा, अलग अलग मल्टीपल लैंग्वेज में एजुकेशन देना, हमको मल्टीपल लैंग्वेज में एजुकेशन देना, तो छात्रों को विभिन्न विषयों में ज्ञान प्रदान करना। विद्यालय प्रबंधन समिति स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्कूल के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख। और मैं किसी वीडियो में बताऊंगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का हेड कौन होता है, मुझे बताएंगे आप। उसका हेड कौन होता है, अध्यक्ष कौन होता है, ये मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। स्कूल के प्रशासनिक कार्यों की देखरेख। शिक्षा में समानता का क्या अर्थ है? सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का उद्देश्य क्या है? ठीक है, एनसीपीसीआर का उद्देश्य है बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। ठीक, शिक्षा में बाल संरक्षण नीति चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी का उद्देश्य क्या है? अगर देखा जाए तो बच्चों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना। नाम से क्लियर है, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। प्रोटेक्शन मतलब बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करना, ठीक है, और उसका कल्याण सुनिश्चित करना। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन का उद्देश्य क्या है? नाम से क्लियर हो जाएगा, डिजिटल साक्षरता का मतलब सभी नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना। ठीक है, अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो, राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता, अब आपको लगेगा ये बच्चों से रिलेटेड होगा तो केवल स्कूलों में कंप्यूटर देना, नहीं, सभी नागरिकों को डिजिटल साक्षर बनाना ही इसका उद्देश्य है। देखो, केवल केवल तो ऐसी काट दोगे आप ऑप्शन में, केवल केवल दिख गया तो ठीक, ये एक अच्छा तुक्का मारने का तरीका होता है। शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यचर्या में लचीलेपन का क्या महत्व है? तो देखो, छात्रों को विभिन्न विषयों और पाठ्यक्रमों में चयन की स्वतंत्रता देना। बच्चे को जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन है वो सब्जेक्ट पढ़ाया जाए। हालांकि अभी ग्राउंड रियलिटी में से पॉसिबल नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक देखो ढील आया है बहुत पहले से, हमारे समय से, कि पहले ऐसा रहता था कि भैया कॉमर्स लियो तो मैथ्स नहीं ले सकते, बायो लियो तो मैथ्स नहीं ले सकते। अभी वो सिस्टम है कि नहीं है, कॉमर्स के साथ मैथ्स, मैं खुद लेके पढ़ा हूँ कॉमर्स और मैथ्स दोनों। तो छात्रों को विभिन्न विषयों और पाठ्यक्रमों में चयन की स्वतंत्रता देना। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो बताएंगे इसका 26 जनवरी। ठीक है, 26 जनवरी ध्यान रखेंगे। नहीं, सॉरी 26 जनवरी नहीं है, आंसर है 11 नवंबर, माफी चाहता हूं, 11 नवंबर इसका आंसर है। 11 नवंबर ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को। शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास। मूल्य आधारित शिक्षा मतलब केवल और केवल किताबी ज्ञान तक नहीं, उनको नैतिक मूल्यों का भी ज्ञान देना, शिक्षा देना। ठीक, समझ आ रही बात? तो नैतिक मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारियों का विकास। 59 क्वेश्चन, स्वयं किस प्रकार का प्लेटफॉर्म है? तो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच NETF का उद्देश्य क्या है? तो NETF का उद्देश्य है शैक्षिक प्रौद्योगिकी में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देना, इनोवेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा देना। किसमें? एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में। क्लियर? तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन हुए। और ये 50 क्वेश्चन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, सिर्फ एक बच्चे के कमेंट पर था। ठीक है, एक बच्चे ने बोला कि सर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स समझ नहीं आ रहा है, कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये सभी टॉपिक मैंने इंक्लूड करके बता दिए, क्योंकि योगा और छात्रावास प्रबंधन तो मैं पहले से बताया हुआ था। इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा विषय है जिसपे आप चाहते हैं कि हम आपके लिए MCQ बनाएं, क्योंकि मैं आपके लिए पूरा डेडिकेटेड हूँ। यकीन मानिए, जितना आप अपने एग्जाम के लिए डेडिकेटेड नहीं है, उससे ज़्यादा मैं डेडिकेटेड हूँ। मैं चाहता हूँ पढ़ाई को आसान बनाऊँ आप लोगों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तरीके से आपको मैं शिक्षा प्रदान करूं और एग्जाम के लिए तैयार करूं। तो आपको लगता है तो निश्चिंत आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जिसकी जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर कोई कोर्स खरीदना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं, 7701236887। ठीक है, और टेस्ट सीरीज या कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अभी लास्ट टाइम में आपको दिलाना बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, धन्यवाद।